नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेएसओ से रिलेटेड कुछ क्वेरी जो आप लोगों के दिमाग में है। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय कर दूं कि मैं जेएसओ के पोस्ट पे सीजीएल 2009 से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ, सॉरी सीजीएल 2019 से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था और 2022 में मैंने ये ज्वाइन किया था ये पोस्ट। तो मुझे लगभग 2-2.5 सालों से इस पोस्ट पे काम करने का अनुभव है। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरी मुझसे पूछी थी जेएसओ से रिलेटेड। तो उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो, लगभग वो 45 मिनट की वीडियो है, मैंने उसमें लगभग सारी क्वेरी क्लियर कर दी थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार जाके यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वो वाली वीडियो जाकर देख लो। उससे क्या होगा कि जो आपके मन में डाउट्स रहती हैं कॉमन इस पोस्ट को लेकर के, तो वो लगभग मैंने वहाँ क्लियर कर दिया। कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे चर्चा नहीं की थी, उन चीज़ों पे चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप जाके वो वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके अलावा मैंने कई सारी वीडियोस डाली है जेएसओ के रिलेटेड, वर्क प्रोफाइल के रिलेटेड। उन चीज़ों का भी डिस्क्रिप्शन, उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं जो है उन वीडियोस का डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो वो वीडियो में यदि आप देख के आए हैं, मैं मानता हूँ कि वो वीडियो आप देख के आए हैं, तो उसके अलावा कुछ चीज़ें जो वहाँ पे रह गई थी या उसके बाद भी आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, तो कुछ चीज़ें तो बहुत रिपीटेटिव थी जो मैंने उस वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो उस वीडियो को अच्छे से आप देखें, पूरा देखें, तो बहुत सारा डाउट्स आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, मैं एक एक करके उन डाउट्स पे आता हूँ और उस पर आपको चीज़ें के बारे में बताता हूँ। जैसे पहले एक बहुत लोगों ने सवाल ही मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग का क्या होता है। तो देखो यार, ट्रेनिंग का क्या है कि मैंने पहले बताया, यदि आप चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता होगा। ट्रेनिंग 21 दिनों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इस पोस्ट में। तो इससे रिलेटेड पहला डाउट ये है कि सर ट्रेनिंग क्या होती है, जो आप ज्वाइन करने के तुरंत बाद होती है या पहले होती है या कुछ समय के बाद होती है। तो देखो, ट्रेनिंग का ऐसा होता है कि आपको पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको पोस्ट की, कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद ट्रेनिंग जो है पहले तो डिले चल रही थी, थोड़ा लेट से होता था। मुझे लगता है आप लोगों की ट्रेनिंग जो है थोड़ी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद बैच बाय बैच आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, 700 प्लस वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ इतने लोगों की ट्रेनिंग होती नहीं है। तो ट्रेनिंग जैसे होती कहाँ है, ट्रेनिंग हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी उसका वीडियो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। NSST है, नास्ता एक है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन की है, ये मॉस्पी की। वहाँ पे 21 दिनों की ट्रेनिंग, 21 दिनों हालांकि बोला जाता है 18 दिन ही होता है, लेकिन 21 दिनों की ट्रेनिंग हमारी वहाँ पे हुई थी और बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरता है। उसका मैंने वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पे देखोगे, प्लेलिस्ट में आपको शायद मिल जाएगा। तो ये ट्रेनिंग का टाइम क्या होता है, तो भाई देखो, आप पहले ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद बैच बाय बैच लगभग आई गेस, मुझे जहाँ तक याद है 30, 35 या 40 बच्चों को एक साथ एक बार करके बुलाया जाता है। तो इस बैच में आपका पार्ट बाय पार्ट करके ट्रेनिंग होगा। तो इस बार आप मान के चलो कि जो आपकी रैंक आएगी, जो फाइनल अलॉटमेंट आएगा उसमें जो रैंक आएगी आपकी, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट से सबसे पहले रैंक होगी तो उनकी ट्रेनिंग पहले होगी, और जिनकी लास्ट में रैंक होगी उनकी ट्रेनिंग लास्ट में होगी। हालांकि देखो, ये भी हो सकता है कि इस बार संख्या ज़्यादा है तो ट्रेनिंग NSST में नहीं होगी, कहीं और भी हो सकती है, ठीक है। कहीं और का मेरा मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा चीज़ें यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में बदल रही है। लोग बोलते हैं कि जोनल ऑफिसेज में या रीजनल ऑफिसेज में ही ट्रेनिंग करवा लिया जाए, उसके लिए फैकल्टी जो है अपॉइंट किया जाता है या बाहर से आते हैं। तो यदि NSST में होती है तो वहाँ पे तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आएगा आपको। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करेंगे जोनल वाइज ट्रेनिंग भी हो सकती है, या कहीं और भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके, आप मान के चलो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा बैच बाय बैच, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मुझे लगता है कि जो आपका डाउट था मैंने वो क्लियर कर दिया। दूसरा एक जैसे मुझसे पूछा गया था प्रेफरेंस पोस्टिंग, कि भाई प्रेफरेंस पोस्टिंग कैसे होती है। देखो, मैंने वहाँ भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। प्रेफरेंस पोस्टिंग जो होती है ऑल इंडिया रैंक से होती है, यहाँ पे कोई कैटेगरी रैंक नहीं होता। उन्होंने पूछा था कि भैया AIR रैंक से होती है, AIR से होती है, या फिर कैटेगरी रैंक से इसकी पोस्टिंग होती है। तो भाई देखो, प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा जो भी होगा। मैंने पहले भी बताया उस वीडियो में कि सीट्स के बारे में मैंने बताया था उस वीडियो में, कहाँ का कितनी सीट्स खाली है। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि हमारे किस किस ऑफिसेस में कितने कितने सीट्स खाली हैं। तो आप वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, 4-5 प्रेफरेंस मांगा जाएगा, वहाँ पे आप डालोगे, आपके रैंक वाइज देखा जाएगा। और उसके बाद जो आपकी AIR रैंक होगी, AIR रैंक मीन्स जो आपकी जेएसओ की एक पर्सनल जो आपकी लिस्ट आएगी, वहाँ पे आपको 1 से लेकर 725 लोगों की एक रैंकिंग दी जाएगी। उस रैंक के अनुसार से जो है आप मान के चलिए, या AIR रैंक जो भी है वो भी AIR रैंक के अनुसार ही होती है। तो वहाँ के अनुसार जो है आपकी पोस्टिंग आपको प्रीफर की जाएगी। लेकिन एक बात मैंने पहले भी बताया था
कि उसके पहले एक ट्रांसफ़र लिस्ट आती है। तो ट्रांसफ़र लिस्ट जो आएगी तो पहले ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसफ़र लिस्ट पहले आए, तो ट्रांसफ़र लिस्ट आने के बाद जो वैकेंसी बचेगी उसके अनुसार ही आप लोग को अलॉटमेंट किया जाएगा। वो भी आपकी AIR रैंक से ही होगी, यहाँ पे कैटेगरी रैंक का कुछ नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक जो डाउट था उन्होंने पूछा है कि क्वार्टर्स के बारे में। जी हाँ, तो क्वार्टर्स के बारे में मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, तो मैं चलो यहाँ बता देता हूँ। देखो क्वार्टर का क्या है कि जनरली हमारा जो मतलब ऑफिस जो है, सबसे पहले जो होता है वो तो हेडक्वार्टर्स आपको पता ही, उसका जोनल ऑफिसेस होते हैं। जोनल ऑफिसेस जो है ज़्यादा नहीं, पाँच से 7 जोनल ऑफिसेस हैं। उसके बाद फिर RO होते हैं रीजनल ऑफिसर्स। रीजनल ऑफिसर्स के अंदर आते हैं SRO सब रीजनल ऑफिसर्स। तो सब रीजनल ऑफिसर्स जो हैं वो ज़्यादा संख्या है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। तो जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में यदि मैं असम की बात करूँ तो असम में 2 ROs हैं, एक है RO डिब्रूगढ़, एक है RO गुवाहाटी। RO डिब्रूगढ़ में 2 SRO और आते हैं, इसमें एक है SRO तेजपुर और SRO जोरहाट, ठीक है। उसी तरह जब RO गुवाहाटी में आप आएंगे तो उसके अंदर एक जो है SRO है वो है SRO सिलचर। तो आप समझ सकते हैं कि जो इधर के होंगे मुझे पता होगा कि सिलचर बहुत बड़ा जगह नहीं है और जोरहाट तेजपुर भी बहुत बड़ा जगह नहीं है। तो हालांकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ कहाँ क्वार्टर है, लेकिन सिलचर में मुझे पता है कि शायद वहाँ पे क्वार्टर है। और नॉर्थ ईस्ट में यदि आप सिक्किम वगैरह में भी जाएंगे, गंगटोक में, वहाँ भी शायद क्वार्टर अवेलेबल हैं, लेकिन हर जगह क्वार्टर अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो यहाँ भी शायद क्वार्टर अवेलेबल है यहाँ पे, और भी डिब्रूगढ़ वगैरह में भी शायद क्वार्टर अवेलेबल है। तो हर जगह क्वार्टर अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ यदि आप RO में पोस्टिंग होगी आपकी तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको क्वार्टर अवेलेबल होंगे। लेकिन एक चीज़ होता है यार कि क्वार्टर्स जहाँ पे होते हैं ना वहाँ ऑफिस से जनरली दूर होते हैं, ठीक है। हालांकि अभी बहुत सारे नए नए क्वार्टर्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो क्वार्टर्स ऐसा देखा जाता है कि ऑफिस से दूर होते हैं। तो बहुत लोगों को क्या होता है ना कि क्वार्टर वो अफोर्ड नहीं कर, मतलब ऑप्ट नहीं करते क्वार्टर को। और क्वार्टर के बाद क्या होता है आपको पता है कि आपको HRA नहीं मिलेगा। तो जैसे YCT या XCT में यदि आप हैं तो वहाँ पे आप क्वार्टर लेते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता है सैलरी वाइज, उससे कम में आपको घर मिल जाएगा। तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि लोग क्वार्टर ऑप्ट नहीं करते। तो यही है क्वार्टर का मतलब, यदि कहीं अवेलेबल है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम लग जाता है आपको मिलने में। खास के हिली एरियाज में मैंने देखा है कि लोग क्वार्टर ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी घर वगैरह महंगे होते हैं, क्वार्टर ही सस्ता पड़ता है। तो डिपेंड करेगा कि किस शहर में आपकी पोस्टिंग हो रही है। और हालांकि यदि क्वार्टर अवेलेबल है तो आप चाहें तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे जगहों में, छोटे शहरों में जनरली क्वार्टर नहीं मिलेंगे। यदि आप बड़े जगह पे हैं, कैपिटल में है, किसी स्टेट के कैपिटल में, तो चांसेस है कि आपको क्वार्टर वहाँ पे मिल जाएंगे, तो और ऑप्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो एक टॉपिक था जो अनटच था वो था लीव। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि लीव का क्या है, लीव मिल जाता है इस डिपार्टमेंट में या ज़्यादा दिक्कत होती है, फेस्टिवल्स वगैरह में भी जाके काम करना पड़ता है क्या। क्योंकि देखिए मैंने जैसे वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही बताया कि फील्ड रिलेटेड जॉब है, फील्ड में आपको जाना पड़ता है। तो देखिए पहले तो लीव आपको सैंक्शन कितने ही आपको पता होना चाहिए। आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको पता है क्या होती है चीज़ें, लेकिन जो नया कैंडिडेट को देख रहे थे मैंने बता देता हूँ कि आपको जो है टोटल 30 जो होता है वो EL मिलता है, इसे अर्न लीव कहा जाता है, ठीक है। ये अर्न लीव क्या होता है कि आप कुछ दिन काम करते हैं महीने में, हर महीने में आपका जो है लगभग 2.5 एक महीने आप यदि काम करेंगे तो 2.5 EL आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट होता है। और तो पूरे साल का आप मान के चलिए वैसे 30 का लगेगा, 20 वो हालांकि एडवांस में डाल दिया जाता है, 15-15 करके डाला जाता है। मतलब 1 जनवरी जैसे होगा तो उस समय आपको 15 डाल दिए जाएंगे और 1 जुलाई को फिर बाकी 15 डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो काम करता है। उसके अलावा 8 CL होते हैं, ठीक है। CL का मतलब कैजुअल लीव होता है जो आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। हालांकि इसका भी क्राइटेरिया है कि अभी एक साथ 4-5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन ये ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। कहीं पे थोड़ा सा लीनियंसी मिलती है, कहीं पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करेगा। तो मैंने बताया 30 आपको EL हो गए, 8 आपको CL हो गए और 2 RH होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। RH क्या होता है, तो RH का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी और स्टेट में हूँ, जैसे मान लीजिए बिहार में जैसे छठ है, तो छठ बिहार में छठ के लिए जो छुट्टी होती है उसका बहुत महत्व है। लेकिन कोई बंदा यदि साउथ में पोस्टेड है तो वहाँ पे तो उसे छठ की छुट्टी मिलेगी नहीं। तो वो चाहे तो इस तरह का जो स्टेट वाइज जो हॉलीडेज़ होते हैं जो नेशनल हॉलीडे नहीं है, तो इसको वो अवेल कर सकता है RH के रूप में। तो RH की एक लिस्ट आती है, 30-35-40 RH होता है छोटे छोटे फेस्टिवल्स के बारे में, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं मनाया जाता है, या मनाया भी जाता है तो उसकी छुट्टी नहीं है, नेशनल हॉलीडे नहीं है वो। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि उसको आप 2 अवेल कर सकते हैं। तो मतलब टोटल छुट्टी आपकी जो हो गई वो 30 EL, 8 CL और 2 RH, मतलब 40 छुट्टी आपको मिलती है। साथ ही में और भी मेडिकल भी है, तो वो उसके लिए थोड़ा अलग कंडीशन है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब आप आओगे तो समझ जाओगे। तो ये 40 छुट्टियाँ आपको है हर साल मिलती है। तो देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि छुट्टी में दिक्कत नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया कि ये काम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक कोई वर्क है,
मीन्स कि टाइम बाउंडेशन तो होता है, लेकिन जनरली मैनेज हो जाता है। जैसे आप यदि छुट्टी पे जाएंगे तो कोई दूसरा आदमी छुट्टी पे नहीं जा रहा होगा, या नहीं भी है तो लोकल जो एफआईज होते हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो मतलब बंदे होते हैं, वो ये सब काम करते हैं, हमारा वाले काम करते हैं। मैंने पहले बताया इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैनेज हो जाएगा, तो छुट्टी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मान लीजिए आपने कभी छुट्टी नहीं ली है, ठीक है, और आप 8 दिन 9 दिन का टूर लगाया और किसी दिन आपका मान लीजिए कोई फेस्टिवल बीच में गिर रहा है, तो वहाँ पे आपको फेस्टिवल में भी काम करना पड़ सकता है, काम आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो है काम किया है वहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है चीज़ें कैसे चलेगी। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है किसी दिन, और उस दिन आप फील्ड पे हैं, ऐसा है कि आप वापस नहीं आ सकते, किसी दूर जगह पे हैं, तो वहाँ पर आप जो है उसको भी उस दिन आपको काम दिखाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस दिन। और बाकी जो है यदि आप छुट्टी पे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप आराम से अपना छुट्टी लेकर के उसको काउंट करके बाकी CLRH लेकर के अपना काम कर सकते हैं। तो छुट्टी मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अब टूर के पीरियड में यदि आपकी छुट्टी कहीं पे बीच में पड़ रही है तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो छुट्टी के लिए मैंने आपको बता दिया। एक डाउट था होटल बिल के बारे में। तो भैया देखो, मैंने पहले भी बताया बहुत सारी चीज़ें कि TADA के बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल में बताया, वीडियो देख लो जा करके। तो होटल बिल का देखो ऐसा है कि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि आप लेवल 6 अधिकारी हैं। तो लेवल 6 जो है, लेवल 6 लेवल 7 ये सारी चीज़ें होती है। लेवल 6 से ही शायद ये स्टार्ट है, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको किसी तरह का बिल क्लेम नहीं करना है। स्वामी हैंडबुक जो है हमारे, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी डालनी होती है, उसका एक परफॉर्मा होता है कि मैंने जो है इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक इतना से इतना टाइम में इस होटल में मैंने स्टे किया है। उसके लिए आपसे ऑफिस जो है कहीं पे कोई बिल नहीं मांग सकता है, नॉर्मली जो नियम के अनुसार है। लेकिन देखो चीज़ें हमारा क्या होता है कि 100% नियम के अनुसार आप चलना किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये ऑफिस बाय ऑफिस भी चीज़ें डिपेंड करेगी। कहीं कहीं मैंने सुना है कि शायद मांगा भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी मांगा जाता है। तो ऑफिसर जो आपके हेड HOD हैं उन पर डिपेंड करता है, सॉरी HOD मतलब HO जो है उन पर डिपेंड करता है कि आपका क्या चीज़ें चल रहा है। तो नॉर्मली मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे तो अभी तक ऐसा नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ें हों। लेकिन आपका ये भी है कि जब आप डिटेल्स डालेंगे ये सब चीज़ों के बारे में कि मैंने होटल स्टे किया है, तो कंफर्मेशन भी ऑफिस करती है, वो कंफर्म करेगी डिटेल्स आपने जो डाला है वहाँ पे, वो फिर अपने स्तर पे वेरीफाई भी करती है। तो ये सब चीज़ें नियम से ही चलती है, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक कॉमन डाउट था कि DV के लिए कहाँ बुलाया जाएगा। तो देखो यार, हमारा जो DV हुआ था, मैंने पहले भी बताया कि मेरा उस सीजन 19 से सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग चलती थी। SSC पहले एक DV लेता था, फिर डिपार्टमेंट एक DV लेता था। अब ऐसा नहीं है, SSC सिर्फ रिजल्ट निकाल के दे देता है और डिपार्टमेंट ही सारा DV का काम करता है। तो देखो आप लोगों को DV के लिए मेरे हिसाब से दिल्ली ही बुलाया जाएगा, दिल्ली ही जाना पड़ेगा आप लोग को। वहाँ पे जो सांख्यिकी भवन है वहाँ पे जाके आपकी DV होगी। हम लोगों का भी वही हुआ था, लेकिन सेकेंड बार हुआ था। एक बार SSC ने पहले ले लिया था इलाहाबाद में, जो कि हमारे जो मतलब सेंट्रल रीजन का जो हेड है, जो मतलब ऑफिस है सेंट्रल रीजन का हेडक्वार्टर जो है, तो वहाँ इलाहाबाद में हमारा हुआ था। हालांकि अब ये सब चीज़ें बदल गई है, तो आपको जो है दिल्ली जाना पड़ेगा DV के लिए, और वहीं पर आपकी DV होगी, ठीक है। तो उसके बाद एक बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था, सर मैं साउथ से हूँ और मुझे JSO चाहिए। तो यार देखो, मैंने पहले भी बताया है कि साउथ में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, सीट ज़्यादा है। तो यदि आप JSO के लिए आ रहे हैं, अब किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए वो सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में की है, वो आप जाकर के देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेकिन मैं साउथ वालों बंदों के लिए ज़रूर बोलूँगा कि यदि आप JSO ऑप्ट कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया है कि मैं इसमें जाऊँ, तो हाई चांसेस है कि आपको आपकी होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट भी है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि वहाँ पे ऑफिसेज हैं NSO की, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो है वो साउथ में ही खाली है। तो साउथ वाले जो है ज़्यादा टेंशन ना लें, आपको आपके घर के आसपास ही नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद एक था कि इन हैंड सैलरी क्या होती है। यार देखो, सैलरी के लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, मैं एक और वीडियो 1-2 दिन के अंदर फिर से मैं डाल दूंगा, जहाँ पे मैं सैलरी के बारे में अच्छे से बता दूंगा कि अभी की मेरी प्रेजेंट सैलरी क्या आ रही है, ठीक है। हालांकि आप मोटा मोटी समझ के चलें कि आप यदि इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50 से 55 हज़ार रुपये, डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे पोस्टेड हैं। वो जब मैं सैलरी के बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा तो वहाँ पर जाकर के आप देख लेना। फिर एक लड़की का किसी महिला का मुझे जो है टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बहुत सारी बातें की थी कि लड़कियों के लिए पोस्ट कैसी। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो बहुत सारे जवाब तो मैंने उस वीडियो में दिया है। एक उन्होंने पूछा था पोस्टिंग कहाँ होती है, सिटी में या गांव में। तो भाई देखो, मैंने पहले ही बोला है कि आप थोड़ा सी चीज़ें देखो। मैंने जब उसमें वैकेंसी जो अपडेट डाली थी पोजीशन, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस किस जगह में हमारे ऑफिसेज हैं।
तो वो उस जगह में ही वो ऑफिस है, वो गांव में आपकी पोस्टिंग कभी नहीं होगी। आपकी पोस्टिंग हमेशा जो ऑफिस है वहीं पे होगी। हाँ, आपको गांव में जाना पड़ सकता है सर्वे करने के लिए, तो उसका जो भी जुरिस्डिक्शन होगा हमारे ऑफिस का, जितना एरिया वो ऑफिस कवर कर रहा है, उस एरिया में जो भी गांव शहर जो भी पड़ेंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि फील्ड वर्क कैसे होता है अकेले या कंपनी में। देखो मैंने उस वहाँ भी बताया था कि नॉर्मली ये भी ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करेगा। कहीं कहीं पे टीम में भेजा जाता है, कहीं कहीं सिंगल ही भेजा जाता है। तो हो सकता है कि आपको सिंगल भी भेजा जाए। हालांकि थोड़ा सा इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि यदि आप लैंग्वेज आपको नहीं पता है या लैंग्वेज का इशू है, तो वो आप ऑफिस में आपको कुछ दिन के लिए समय दिया जाता है कि चलिए आप टीम में काम कर लीजिए या लोकल लैंग्वेज थोड़ा सा सीख लीजिए। तो डिपेंड करेगा ऑफिस बाय ऑफिस। हालांकि ये चीज़ तो सच बात है कि यदि आप टीम में काम करें तो काम थोड़ा करना आसान होता है, लेकिन जब आप सिंगल जाते हैं, जब आप एक लंबे समय तक इस डिपार्टमेंट में रह जाते हैं, थोड़े सीनियर हो जाते हैं, तो फिर सिंगल भी आपको भेजा जाता है। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत बार सिंगल गया हूँ काम करने के लिए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। लेकिन हाँ, यदि आप थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज यदि आपको पता है और आपको मतलब बातचीत करने में लोगों से दिक्कत नहीं है, तो आप इस काम को सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा ऑफिस टू ऑफिस में। बार बार ये चीज़ों को रिपीट करूँगा, ठीक है। उसके बाद एक डाउट था कि HIV पॉजिटिव जेएसओ ज्वाइन कर सकता है कि नहीं। यार देखो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप थोड़ा सा मेडिकल देख लेना इसकी क्या है। हालांकि ऐसा कोई मुझे तो याद नहीं है कि HIV का कोई टेस्ट हुआ था हमारा। यदि पॉजिटिव भी आता है तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए HIV पॉजिटिव। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें पूरी 100% श्योर नहीं हूँ, मैं देखता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, और यदि होगा तो मैं किसी और वीडियो में या किसी और माध्यम से आपको जिन्होंने मुझसे ये डाउट पूछा था मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। उसके अलावा भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें और छूट गई हैं, तो यार आप मुझसे टेलीग्राम वाले जो हमारा ग्रुप है द एस्पायरेंट बाय आलोक सिन्हा, वहाँ पर आप आ जाओ। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपकी जो है क्वेरी वो क्लियर हो जाएगी। नहीं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना वीडियो जो भी क्वेश्चन है वो डाल देना। मैं वो जो है उस वीडियो में आपको किसी और वीडियो में या मैं उसी कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देके आपकी जो क्वेरी है सॉल्व कर दूँगा। तो ये वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो इस बार वैकेंसी 80-85 वैकेंसी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही। थोड़ा सा मुझे मतलब जिस बंदे से मुझे बात करनी है उससे मेरी बात नहीं हो पा रही, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा, तो वो भी वीडियो जल्दी आएगी। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में वो वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो वहाँ भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, तब तक यदि और भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाल दो। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन सब डाउट्स को भी मैं कंसीडर कर लूँगा। और साथ ही मैं एक सैलरी स्लिप की वीडियो में जल्दी डालूंगा। तो सपोर्ट भाई बनाए रखना, अपना प्यार करते रहो। वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि या तो CGL 24 वाले बंदे हैं या फिर जेएसओ के लिए सोच रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, तो उन लोगों तक शेयर करना। मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में तो जुड़ ही जाओ मुझसे। और साथ ही में यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। चलो, जब तक मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।